Hello children, in this video I'm going to discuss about the chapter that talks about care and maintenance of fabrics. This is class 10 home science chapter. In this chapter we will learn about the various aids that help in the process of laundering. Laundering मतलब जब आप उनको wash करते हैं garments को, तो laundering एक process है उसको wash करने का, clean करने का. बट उसमें दो पर्टिकुलर एड्स हैं जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. एक है जिसको हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं क्लेंजर्स. सो आई हैव अ क्वेश्चन आल्सो देयर इन फ्रंट ऑफ यू दैट सेज गिव नेम्स ऑफ एड्स यूज्ड फॉर लॉन्ड्रिंग. सो इस टाइप से मेरी स्लाइड्स में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहाँ पे इन पर्टिकुलर आई कुड फाइंड that yes, मैं क्वेश्चन प्लेस कर सकती हूँ आपके लिए. So I've done it in that manner. तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरीज से स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्लेंजर्स पे मूव करेंगे. So auxiliaries are one blue, then is stiffening agents, then are chemical bleaches, then you have stain removing reagents, acidic reagents, alkaline reagents, grease solvents and grease absorbents. Again, दो questions यहाँ पे. Give names of auxiliaries used on fabric. ये नाम है आपके सामने. And give names of stain removing reagents. So stain removing reagents basically आपके acidic reagents, alkaline, grease solvent और grease absorbents है. जब हम इनको और आगे डिस्कस करेंगे you will be able to understand. Main चार auxiliaries हैं blue, stiffening agent, chemical bleaches और stain removing reagents. Reagents की stain removing reagents further चार तरह के हैं: acidic, alkaline, grease solvent, grease absorbent. Then you have cleansers. Cleansers दो तरह के होते हैं. एक होता है जिनको हम soaps या soapy detergents बोलते हैं और दूसरा होता है soapless detergents या फिर syndex या फिर डिटर्जेंट्स. सिंडेक्स टर्म आया है सिंथेटिक डिटर्जेंट से. व्हेन वी विल डिस्कस दिस विल बिकम मोर क्लियर टू यू. सो लेट अस मूव फर्दर. सो ऑक्सिलरीज क्या होती है? ऑक्सिलरीज बेसिकली आपको गारमेंट की क्लीनिंग के बाद में चाहिए होती है, कुछ स्पेशल उसमें फिनिशिंग देने के लिए. ठीक है. तो ऑक्सिलरीज का पर्पस है फिनिशिंग, टू प्रोवाइड गुड फिनिशिंग टू द फैब्रिक that is already laundered, that is already cleaned. Okay, so सबसे पहली auxiliary है blue. Question is there, what is blue? अब इधर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने प्लेस करे हैं ब्लू के जो इंडियन मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं. उजाला, रॉबिन. अब ब्लू बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लू? ब्लू एक केमिकल फॉर्मेशन है जो फैब्रिक को वाइटर बनाता है, राइट? वाइटर और ब्राइटर बनाता है. ठीक है. सो और ये कब अप्लाई करते हैं? जब लास्ट रिंस करते हैं ना वाटर में, उससे पहले अप्लाई करते हैं. एंड दिस इज अवेलेबल इन पाउडर्ड एंड लिक्विड फॉर्म. सो दैट्स व्हाई आई हैव दिस पाउडर फॉर्म आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू. रॉबिन जो कि लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और पाउडर्ड फॉर्म में भी. उजाला लिक्विड फॉर्म में भी और पाउडर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है. सो इसको कैसे अप्लाई करते हैं ब्लू को? ब्लू अप्लाई करते हैं, सबसे पहला रूल है उसको वाइट फैब्रिक पे अप्लाई करते हैं. सेकेंड इज कि आपने एक बकेट में पानी लेना है. यू डोंट हैव टू फिल द कंप्लीट बकेट विद वाटर, इट कैन बी जस्ट हाफ अ बकेट ऑफ वाटर. और उसके अंदर आपने ब्लू डालना है. अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में है सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस आपको ब्लू पाउडर ऐसे ही नहीं डालना बकेट में. बट व्हाट यू हैव टू डू इज एक फैब्रिक लेना है, मसलिन क्लॉथ लेना है, उसके अंदर पाउडर को डालना है. यू नीड टू टाई इट एंड देन पुट दिस पोटली इनसाइड द वाटर एंड देन स्टर इट वेल. ऐसे करने से क्या होगा कि लंप्स फॉर्म नहीं होंगे पानी में और वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. इन केस यू आर यूजिंग इट इन लिक्विड फॉर्म, you just have to put a few drops of blue in water and then just stir it well. Now next step is you take your white shirt or fabric जो already wet है, इससे पहले आपने उसको wash किया है तो वो wet है.
सो उसको वेट स्टेट में लेना है और इस सोल्यूशन में डाल देना है, एज इन इस बकेट में डालना है। उसके बाद आपको इस बकेट में से निकालना है, उसे स्क्वीज करना है और आप उसको बाहर ड्राई करने के लिए डाल देना है। सो ये स्टेप्स है हाउ टू ब्लू और हाउ टू अप्लाई ब्लू ऑन अ वाइट फैब्रिक। बट इन केस ब्लू गलती से हमसे ज्यादा डल गया है, सो क्या करना है इन दैट केस, आपने पानी में प्लेन वाटर में यू नीड टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर या फिर लाइम जूस, इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। विनेगर यूज करना है, वाइट विनेगर जो हम खाने के लिए भी बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। सो दैट वाइट विनेगर वी नीड दैट, उसको आपने पानी में डालना है और फिर इस आर्टिकल को, इस गारमेंट को उसमें डिप करके निकालना है, स्क्वीज करना है, and then you have to put it for drying. Again, the question is here, right steps to apply blue on a white fabric. Next is stiffening agent. As the name says, stiffening agent, so इसका क्या purpose है, fabric को stiffen कर देता है। So ये किस किन मटेरियल्स पे अप्लाई करते हैं हम, कॉटन, लिनन, सिल्क या रेयन पे अप्लाई करते हैं। अब कॉटन लिनन पे जो अप्लाई करते हैं उसको हम स्टार्च बोलते हैं, जिसको लॉन्ड्री स्टार्च भी बोलते हैं, और जो सिल्क और रेयन पे करते हैं उसे हम गम बोलते हैं। गम ऑफ अकेशिया प्लांट से ये गम एक्सट्रैक्ट करी जाती है, जिससे हम सिल्क और रेयन को स्टार्च कर सकते हैं या फिर स्टिफन कर सकते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। सो इससे क्या होता है, फैब्रिक क्रिस्प हो जाता है और उसमें थोड़ा सा शाइन भी आ जाता है। अब जब स्टार्च किया होता है फैब्रिक को या गारमेंट को, तो वो डर्ट भी अट्रैक्ट नहीं करता। दैट इज एन एडवांटेज ऑफ स्टार्चिंग अ गारमेंट। अब स्टार्च कैसे अप्लाई करना है, जैसे आपने ब्लू अप्लाई किया था स्टार्च भी वैसे ही करना है। एक बकेट में स्टार्च डालना है, उसको मिक्स करना है, अच्छे से स्टर करना है जिससे कोई लम्प्स नहीं बने। व्हाट पीपल डू इज, वो एक छोटे से कंटेनर में स्टार्च पाउडर फॉर्म में डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, पेस्ट बना लेते हैं स्टार्च की, और फिर वो मिक्स कर देते हैं बाकी पानी के अंदर। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका जो स्टार्च है उसके लंप्स नहीं बनते। अगर लंप्स बने हैं तो उनको अच्छे से रिमूव करना पड़ेगा, राइट। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपना वेट आर्टिकल लेना है, गारमेंट लेना है, उसको इसके अंदर डालना है, इसमें से निकालना है, स्क्वीज करना है और बाहर ड्राई करने के लिए डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे एक मेंशन है बोरेक्स का। बोरेक्स का क्या फंक्शन है, जैसे हम स्टार्च साड़ीज या सूट्स को आयन करते हैं तो वो कई बार चिपकने लगता है आयन के साथ। सो टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग, आप बोरेक्स ऐड कर दो इसी स्टार्ची वाटर में, एंड देन यू डिप योर आर्टिकल और फिर उसको स्क्वीज करके ड्राई कर दो। So that is a possible, that kind of a thing will help you save fabric from sticking to the surface of iron. नेक्स्ट इज, अगर एक वाइट मेरी कॉटन की शर्ट है जिसे मुझे ब्लू भी करना है और मुझे उससे स्टार्च भी करना है, देन इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक ही बारी उसको वॉश करके उसको एक सोल्यूशन में डालूंगी जिसमें मैंने स्टार्च भी डाला है, ब्लू भी डाला है इकट्ठा, तो एक ही बारी में मेरा वो आर्टिकल ब्लू भी हो जाएगा और स्टार्च भी हो जाएगा। देन यू हैव केमिकल ब्लीचेस। केमिकल ब्लीचेस, ब्लीच का फंक्शन होता है अगेन फैब्रिक को ब्राइटन करने का। सो दो तरह के केमिकल ब्लीचेस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होता है जो कि आप उसको डालते हो और वो जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ऑक्सीजन जब वो रिलीज करता है तो क्या होता है, एक गारमेंट पे जहाँ पे स्टेन लगा हुआ है उसके ऊपर वो एक कलरलेस कंपाउंड के जैसे जाके चिपक जाता है। एंड देन जो है जब आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो जो है उस एरिया को लाइट कर देता है, एज एन आपको वो स्टेन नहीं दिखेगा और वो गारमेंट काफी ब्राइट हो जाएगा। अब सबसे पहला एक नेचुरल जो ब्लीच हमारे पास में है वो है सनलाइट विद एक्सपोजर टू मॉइस्चर, एयर एंड ग्रास।
नेक्स्ट इज जेवल वाटर, जेवल वाटर जिसको बोलते हैं. देन यू हैव सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, another name of जेवल वाटर. Then you have sodium perborate and hydrogen peroxide. ये चार आपके एग्जाम्पल्स है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस के. Then you have reducing bleaches. So reducing bleaches, as the name says reducing, तो वो remove कर रहा है ऑक्सीजन स्टेन में से. दोनों ही कलरलेस होते हैं, so that is how they help you to brighten the fabric. अब reducing bleaches जो है थोड़े से less harsh होते हैं onto the surface of fabric in comparison to oxidizing bleaches. The examples of reducing bleaches are sodium hydrosulfite and sodium bisulfate. I have written the question also here for you children, that is differentiate between oxidizing and reducing bleaches. Do learn this because ये बहुत important है आपके exam point of view से. Next is stain removing reagents. चार तरह के होते हैं, acidic, alkaline, grease solvent और grease absorbent. स्लाइड्स को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं. एसिडिक रिएजेंट्स, एसिडिक मतलब जिसका बेस एसिड हो, ठीक है. सो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट जो है वो हम लोग को के घर में मोस्टली होता है, एंड दैट इज विनेगर, वाइट विनेगर, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं. दूसरा है लेमन, जो अगेन लेमन जूस हम लोगों के घरों में होता है. देन थर्ड इज टोमेटो, वो भी मोस्टली हम सबके घर में होता है. एंड फोर्थ इज ऑक्सैलिक एसिड. अब कभी किसी गारमेंट के ऊपर कोई स्टेन लग गया इंक का या रस्ट के स्टेन्स आ गए, तो आप उनको इन चार में से किसी भी एक एसिडिक रिएजेंट से क्लेंस कर सकते हो, स्टेन को रिमूव कर सकते हो. यू ऑल्सो हैव दिस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिसमें आप इंक का एक स्टेन किसी फैब्रिक पे लगा के और आप इन एसिडिक रिएजेंट से क्लीन करके ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एल्कलाइन रिएजेंट्स. एल्कलाइन रिएजेंट्स एग्जाम्पल्स क्या है? अमोनिया, बोरैक्स, बेकिंग सोडा. अभी किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, किसका स्टेन रिमूव करने के लिए? टी, कॉफी या फिर प्रेसिपिटेशन स्टेन्स. प्रेसिपिटेशन मतलब पसीना आता है तो उसके जो मार्क्स निशान पड़ जाते हैं गारमेंट पे, दे आर बेसिकली प्रेसिपिटेशन स्टेन्स. इनको रिमूव कर सकते हैं आप इन एल्कलाइन रिएजेंट से. नेक्स्ट इज ग्रीस सॉल्वेंट्स. ग्रीस, ग्रीस हम लोगों ने नोटिस भी आप लोगों ने करा होगा, आपको शायद पता भी होगा. ग्रीसी सा कुछ ऑयली सा सब्सटेंस मशीन्स के पार्ट्स में से भी कई बार निकलता है. तो बेसिकली किन चीजों से हम उसको साफ कर सकते हैं? टर्पेंटाइन ऑयल, एसीटोन, व्हाइट पेट्रोल, मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब किस चीजों के स्टेन्स हम इनसे रिमूव कर सकते हैं? पेंट्स के, पॉलिशेस के, ग्रीस के. ये सारे स्टेन्स हम इन ग्रीस सॉल्वेंट से रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ. पेंटर्स घर पे जब काम करते हैं तो उनके हाथ पे जो पेंट के निशान लग जाते हैं या उनका जो ब्रश है वो उसे क्लीन करते हैं, तो वो बेसिकली अपने हाथों को या ब्रश को क्लीन करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल से. देन इज पॉलिशेस, नेल पॉलिश लगाते हैं हम या हम शू पॉलिश करते हैं, कहीं पे फ्लोर पे गिर जाता है तो आप उसको एसीटोन से क्लीन कर सकते हो. एसीटोन again most of us have it at our house. This is basically a nail polish remover, so this can also be used for cleaning the surface. All right, let us now move to grease absorbance. grease को absorb करके कैसे रिमूव कर सकते हैं? सो ग्रीस मार्क्स किसके हो गए? ऑयल या फिर कोई भी ग्रीस के स्टेन्स कहीं पे लग गए, उसको किससे क्लीन कर सकते हैं? ब्रांड से कर सकते हैं. फुलर्स अर्थ इज बेसिकली मुल्तानी मिट्टी. टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हो, फ्रेंच चॉक यूज कर सकते हो या फिर पाउडर्ड मैग्नीशियल यूज कर सकते हो. एंड either of them can actually be used to clean a
stain that is because of an oil or grease. So this is one part of my video. Surely soon I'll be coming with another part of my video that will tell you about the storage or the storing requirement of fabrics. So let's go further and understand the cleansers or the emulsifying agents. So दो तरह के cleansers होते हैं, soapy and non-soapy. So cleanser का main purpose क्या है? आपकी garment से dirt को हटाना या brim को हटाना, ठीक है? So soapy and non-soapy. So soapy detergents या soap ये कैसे बनता है? Natural oil और waxes को mix करके या fat और wax को mix करके बनता है. अब ये काफ़ी सस्ता होता है, environment friendly होता है और ये अवेलेबल होता है आपको बार्स या केक फॉर्म में, पाउडर या फ्लेक्स की फॉर्म में. जो सोपलेस डिटर्जेंट्स होते हैं जिनको हम नॉन सोपी डिटर्जेंट्स या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सिंडेट्स भी बोलते हैं, दैट्स सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. ये सिंथेटिकली डेवलप करते हैं, मतलब केमिकल्स यूज करते हैं इनको बनाने के लिए. इनका पीएच जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होने की वजह से ये सोपी नहीं होते, काफी एक्सपेंसिव होते हैं और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होते. दे आर नॉट गुड टू बी यूज्ड, टू बी मोर प्रिसाइज. ये अवेलेबल होते केक पाउडर या फ्लेक फॉर्म में भी ना. जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज कि सिंथेटिक डिटर्जेंट से जब आप गारमेंट वॉश करते हो वो काफी ब्राइट हो जाता है, क्लीन हो जाता है. कैसा भी पानी यूज करो, गर्म की ठंडा, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. दूसरा फायदा इसका क्या होता है कि जब आप इसको कंबाइन करते हो किसी हार्ड वाटर से, किसी हार्ड वाटर में कभी आप वॉश करते हो गारमेंट को, तो उसका जो कैल्शियम होता है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके बेसिकली गारमेंट के ऊपर या अराउंड. बट इसमें क्या होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ना ही वो आपकी जो ड्रेन्स होती है, जो नालियां होती है, उनको क्लॉग करता है, रोकता भी नहीं है उनको. तो ये उसकी एडवांटेज है, राइट. सो नाउ व्हाट आर दी गाइडलाइंस फॉर चूजिंग अ गुड लॉन्ड्री सोप. क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और उससे बहुत अच्छा लादर बने, एज इन बहुत अच्छी झाग भी बने. उस डिटर्जेंट में 30% वाटर होना चाहिए. नेक्स्ट इज it should be very firm. It shouldn't be very either very hard or soft. Firm होना चाहिए. That is what you need. उसके अंदर रेजिन्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर रेजिन हुए उसके अंदर तो वो आपके गारमेंट को धीरे धीरे येलो कर देगा और हार्ड कर देगा. काफी क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे गारमेंट के ऊपर. नेक्स्ट इज कि उसके अंदर वाइट क्रिस्टल्स जितने कम से कम हो उतना अच्छा, बिकॉज जब ज्यादा वाइट क्रिस्टल्स होंगे मतलब वो बहुत ज्यादा सोपी होगा, and then it is not going to be good for you to wash and use that garment. Now children, in case you like this video, do not forget to subscribe to the channel and also strike the like button, and also do not forget to share this with your friends. Thanks for watching.